यह कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हम इस कहानी के माध्यम से किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। यह कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है, तो आप सभी इस कहानी को मनोरंजन के लिए सुने। धन्यवाद। तभी दारू की खाली पोटलियाँ और मटन का खाली थैला देखकर रीटा का सर भारी होने लगा और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। रीटा, तुझे क्या हो रहा है रीटा? रीटा, आंखें खोल रीटा। रीटा, रीटा, कुछ तो बोल रीटा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और डरावना माहौल हॉरर कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे भयानक उतारा कहानी का दूसरा भाग। भयानक उतारा कहानी के पहले भाग में हमने सुना कैसे रीटा का सर भारी होने लगा और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। इसके बाद रीटा के साथ क्या हुआ, आइए सुनते हैं भयानक उतारा कहानी भाग 2। जब रीटा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई तो उसकी हालत देखकर हम सभी लोग बहुत डर गए और रीटा को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन रीटा होश में नहीं आई। फिर हम सब लोगों को इतना भयभीत देखते हुए गांव के एक बुजुर्ग आगे आए। फिर उस दादाजी ने हमें कहा, बेटा, इस बच्ची को पंडित जी के पास ले चलो, वही इसे ठीक कर सकेंगे। देर मत करो, जल्दी ले चलो। फिर मैंने उस दादाजी से कहा, दादाजी, अब वो पंडित जी इसको कभी ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि रीटा ने बहुत उसकी बेइज्जती की है। अब वो हमें कभी साथ नहीं देंगे। पंडित जी ने रीटा को बहुत समझाया था, लेकिन रीटा ने उसकी एक बात नहीं सुनी। अब हम क्या करें दादाजी, आप ही बताइए हम क्या करें। फिर उस दादाजी ने मुझसे कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं बात करूँगा उससे। मैं इस गांव का मुखिया हूँ, तुम उसके घर ले चलो इसे। फिर हम सभी दोस्तों ने रीटा को उठाकर पंडित जी के घर ले गए और पंडित जी से माफ़ी मांगते हुए हम सभी दोस्तों ने उसके पैर पकड़ लिए और कहा, प्लीज़ पंडित जी, रीटा को बचा लीजिए, उसे कुछ हो गया, पंडित जी प्लीज़ रीटा को बचा लीजिए। फिर पंडित जी ने हमसे कहा, देखो बच्चों, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आप इसे अस्पताल ले जाइए। मेरे घर क्यों लाए हो? जाओ, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। जब पंडित जी ने साफ साफ हमें मना कर दिया और वहाँ से चले जाने के लिए कहा, तभी गांव के बुजुर्ग, सरपंच व दादाजी आगे आए और पंडित जी से कहा, अरे विष्णु, क्या छोटे बच्चों की तरह जिद कर रहा है? अरे माफ कर दे इस बच्चों को और ठीक कर इस बच्ची को। जानता नहीं, ये लोग हमारे गांव के मेहमान हैं। बच्चों से भूल हो गई होगी, ले मैं माफ़ी मांगता हूँ इसके बदले। तो पंडित जी ने दादाजी से कहा, देखिए सरपंच जी, इस लड़की ने अगर मुझे कुछ कहा होता भला बुरा, मैं सहन कर लेता और इसे माफ़ भी कर देता, लेकिन इसने मेरी काली माँ को झूठी कहा है। कैसे माफ़ कर दूँ इस लड़की को मैं? अगर इस लड़की को मैंने माफ़ कर दिया तो काली माँ मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। ले जाइए इस लड़की को यहाँ से। पंडित जी की बात सुनकर दादाजी ने पंडित जी से कहा, देख विष्णु, तेरा गुस्सा जायज है, मैं समझ सकता हूँ, मगर जरा सोच, अगर ये मेरी पोती होती तब भी तू यही कहता क्या? देख विष्णु, ये हमारे गांव की बेटी नहीं है, मगर किसी ना किसी की तो बेटी होगी। जरा सोच,
जब उनके माँ बाप ऐसी हालत इसकी देखेंगे तो उन पे क्या गुजरेगी, जरा ये तो सोच विष्णु। रही बात माँ काली के अपमान की, अगर माँ अपने अपमान के बदले बलि चाहती है तो मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ, मगर तू इस बच्ची को ठीक कर विष्णु, इस बच्ची को ठीक कर दे। सरपंच जी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। उस बच्ची को लाइए मेरे सामने और यहाँ पर लेटा दीजिए। रीटा अभी बेहोश थी। फिर उसे उठाकर हमने पंडित जी के सामने ज़मीन पर लेटा दिया। फिर पंडित जी ने कुछ मंत्र बोलते हुए रीटा के चारों तरफ एक लकड़ी से गोल घेरा बनाया और एक गांव वाले को अपने पास बुलाया। फिर एक गांव वाला नौजवान उसके पास गया और उसके कानों में पंडित जी ने कुछ कहा। वो हाँ कहते हुए चला गया। कुछ ही देर में वो गांव वाला भागते हुए वापस आया। उसके एक हाथ में छुरी थी और एक हाथ में मुर्गा था। फिर पंडित जी ने उस गांव वाले को इशारा किया और वो गांव वाला समझ गया। उस गांव वाले ने मुर्गे के गले पे थोड़ा सा चीरा लगाया और खून की कुछ बूंदें रीटा के मुंह पे डाली। तभी अचानक रीटा का नाक किसी जानवर की तरह जोर जोर से हिलने लगा। फिर अचानक ही रीटा अपने दांत खटखटाने लगी। फिर रीटा ने अपनी आंखें खोली तो हमने देखा कि रीटा की आंखों की पुतलियां एकदम सफ़ेद पड़ चुकी है। रीटा ने आंखें खोलते ही दोनों हाथों से उस मुर्गी को झपट लिया और उसकी गर्दन को काटकर अलग कर दिया और जो खून बह रहा था उसे रीटा ने अपने मुंह में भर लिया। उसके गालों पे जो भी खून के छींटे पड़े हुए थे उसे किसी जानवर की तरह लंबी जीभ निकालकर पूरे गाल को चाट लिया। जब उस मुर्गे का सारा खून निकल गया तो रीटा ने उसे कच्चा ही खाना शुरू कर दिया और रीटा उसे किसी जानवर की तरह नोच नोच कर खा रही थी। रीटा का इतना भयानक रूप देखकर मेरी रूह कांप गई। जब रीटा ने कुछ ही मिनटों में सारा मुर्गा खा लिया उसके बाद पंडित जी ने रीटा से पूछा, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? तो रीटा अजीब सी आवाज़ में हंसने लगी। कहाँ से नहीं पंडित, ये पूछ कहाँ से आए हैं। फिर पंडित जी ने रीटा के माध्यम से उस प्रेतात्माओं को पूछा, कितने हो तुम और क्या चाहते हो? कब से इसके साथ हो? बच्ची का शरीर छोड़ने का क्या लोगे तुम? रीटा के माध्यम से उस प्रेतात्माओं ने पंडित जी से कहा, हम 50 से भी ज्यादा है और पिछले 2 महीने से इसके साथ है। तो पंडित जी ने उस प्रेतात्माओं से कहा, अगर 2 महीने से इसके साथ हो तो आज तक तुमने इसके शरीर पे कब्जा क्यों नहीं किया? कोई शक्ति थी जो इसकी रक्षा कर रही थी। हमने बहुत कोशिश की मगर हम इसको छू भी नहीं पा रहे थे। मगर आज वो शक्ति चली गई है, इसलिए हमें मौका मिल गया इनके शरीर पे कब्जा करने का। पंडित जी ने उस प्रेतात्माओं से पूछा कि वो शक्ति कौन थी जो तुम्हें रोके रखी थी? तो रीटा के माध्यम से उस प्रेतात्माओं ने कहा, हम उसका नाम नहीं ले सकते मगर तुझे इतना जरूर बता सकते हैं कि तू जिसकी पूजा कर रहा है वही शक्ति थी जो हमें अब तक रोके रखी थी। पंडित जी को समझने में देर नहीं लगी कि ये प्रेतात्मा काली माँ की बात कर रहे हैं, मगर पंडित जी की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि ये लोग तो 3 दिन से हमारे गांव में आए, फिर काली माँ 2 महीने से इसकी रक्षा कैसे कर रही है।
पंडित जी ने फिर से उन प्रेतात्माओं से पूछा कि इस बच्ची का शरीर छोड़ने का क्या लोगे तुम? जान लेंगे हम इस लड़की की, और दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें रोक सके इसकी जान लेने से। अब तू भी कुछ नहीं कर सकता पंडित, तू भी कुछ नहीं कर सकता। इतना कहते ही रीटा फिर से बेहोश हो गई। इतना सुनते ही हम सब ने पंडित जी से पूछा, अब क्या होगा पंडित जी? अब आप रीटा के लिए क्या करेंगे? तो पंडित जी ने हमें जवाब दिया, देखो बच्चों, काली माँ रुष्ट हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो भी कर सकती थी वो काली माँ कर सकती थी, लेकिन प्रेतों ने जो बताया उससे लगता है कि काली माँ इस लड़की से रुष्ट हो गई है। अब तो जो करेगी वो काली माँ ही करेगी, मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। मुझे आप सब लोग माफ़ कर दीजिए। और सरपंच जी, आप एक कार का इंतज़ाम करवाइए, इस बच्ची को घर तक छोड़ने के लिए मैं खुद जाऊंगा। सरपंच जी ने अपने बेटे की कार मंगवाई और उसमें मैं, रीटा और पंडित जी और सरपंच जी खुद हमारे साथ चले रीटा के घर तक छोड़ने के लिए। जब हम रीटा के घर पहुंचे, फिर उसके मम्मी पापा को हमने सारी बातें बताई। फिर उसकी मम्मी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी फूट फूट कर, और उसके पापा भी रोने लगे रीटा की ऐसी हालत देखकर। फिर वो लोग उसे अस्पताल ले गए। रीटा को उनके मम्मी पापा के पास छोड़कर वहाँ से मैं अपने घर चली आई। अगले दिन मैं फिर रीटा से मिलने के लिए गई, लेकिन उसके घर में ताला लगा हुआ था। शायद रीटा अभी तक अस्पताल से नहीं लौटी थी। इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया, लेकिन मैं रीटा से नहीं मिली थी। फिर एक रात मैं रीटा के घर से गुजर रही थी तो मैंने देखा कि रीटा के घर का ताला खुला हुआ था। फिर मैं वहाँ उसके घर गई। मैंने रीटा के घर की डोरबेल बजाई तो आंटी ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर आंटी ने कहा, अरे आओ बेटे आओ, कैसी हो तुम, अंदर आओ। फिर मैं घर के अंदर गई और रीटा के मम्मी के साथ सोफे पे बैठ गई और मैंने आंटी से पूछा, आंटी रीटा कैसी है अब? तो आंटी ने मुझसे कहा, क्या बताऊँ बेटी, जब से रीटा उस गांव से आई है ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कई डॉक्टरों को दिखाया मगर वो लोग भी मेरी बेटी का इलाज नहीं कर पा रहे। 10 साल में बांझ रही थी, मुझे कोई संतान नहीं हो रही थी। तब जाके मैंने काली माँ की मन्नत मांगी। काली माँ ने मुझे फूल जैसी बच्ची दी, मगर इसकी हालत में ऐसी नहीं देख सकती। इससे तो अच्छा था काली माँ मुझे जिंदगी भर बांझ रखती। इतना कहकर आंटी फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आंटी को संभालते हुए कहा, आप रोइए मत आंटी, सब ठीक हो जाएगा, रीटा अच्छी हो जाएगी। फिर मैंने आंटी को पानी पिलाया और उसे चुप कराया। फिर मैंने आंटी से पूछा, वैसे रीटा है कहाँ पर अभी? आंटी ने एक कमरे की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, इसके अंदर है। मैंने आंटी से पूछा, आंटी क्या मैं उससे मिल सकती हूँ अभी? तो आंटी ने खाली हाँ में सर हिलाया। फिर आंटी उठकर उस कमरे की ओर चलने लगी। मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। उस कमरे के दरवाजे के पास जाकर आंटी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बहुत ही तेज और सड़ी गली बदबू मेरी नाक में चली गई और मैंने दोनों हाथों से अपने नाक को बंद कर दिया। मुझे कुछ देर के लिए तो उल्टी जैसा फील होने लगा, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल लिया। जब मैंने अंदर जाग के देखा तो कमरे के अंदर ट्यूबलाइट की बहुत ही धीमी रोशनी हो रही थी। जब मैंने ट्यूबलाइट की मध्यम रोशनी में रीटा को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि रीटा अपने ही मलमूत्र में बैठी हुई थी और उसके इर्द गिर्द
चारों ओर मक्खियाँ भिनभिना रही थी। रीटा के इर्द गिर्द कई सारे बाल पड़े हुए थे जो उनके सर से उसने खुद ही नोच नोच के निकाले हुए थे। यही सोच कर के उसको कितना दर्द हुआ होगा, मेरी रूह कांप गई थी। रीटा एक कोने में दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई थी। फिर मैं और आंटी अंदर गए और आंटी ने रीटा से कहा, रीटा बेटी देख, तुझे कोई मिलने आया है। रीटा? तो रीटा ने उसको कोई जवाब नहीं दिया और वो अपनी धुन में कुछ गुनगुना रही थी। मैं धीरे धीरे रीटा के पास गई और उसके कंधे पे हाथ रख के कहा, रीटा यार मेरी तरफ देख तो सही। अचानक ही रीटा ने गाना गुनगुनाना बंद कर दिया और दबी दबी आवाज में हंसने लगी। तभी अचानक रीटा ने मुड़ के मेरी तरफ देखा। उसका भयानक चेहरा देखकर घबरा कर मैं पीछे की ओर गिर पड़ी। तभी कमरे की ट्यूबलाइट भी फ्लक्चुएट होने लगी। फ्लक्चुएट हो रही लाइट में मैंने देखा रीटा मेरी तरफ रेंगते हुए आने लगी। रीटा को मेरी तरफ आता हुआ देखकर मैं घबरा कर पीछे हटने लगी। तभी अचानक लाइट भी फ्लक्चुएट होते हुए बंद हो गई और कमरे में खूब अंधेरा छा गया। मैं उठकर दरवाजे की तरफ भागने लगी। तभी अचानक दरवाज़ा बंद हो गया। मैं जहाँ थी वहीं पर रुक गई। अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई बड़ी तेजी से मेरे पास से गुजर गया हो। कमरे में घने अंधेरे की वजह से मुझे देख नहीं पाई कि वो क्या था। तभी कमरे के दरवाजे की ओर से मुझे दांत किटकिटाने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वो रीटा ही है। तभी अचानक लाइट फिर से फ्लक्चुएट होने लगी और फ्लक्चुएट हो रही रोशनी में मैंने रीटा को देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि रीटा कमरे के दरवाजे के ऊपर दीवार पर किसी छिपकली की तरह चिपकी हुई थी। रीटा को दीवार से चिपका हुआ देख मैं जोर जोर से चीखें मारने लगी। तभी अचानक आंटी डर के मारे दरवाजे की तरफ भागने लगी। तभी लाइट फ्लक्चुएट होते हुए फिर से बंद हो गई और कमरे में फिर से घना अंधेरा छा गया। डर के मारे जैसे ही आंटी रूम से बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास पहुंची तभी रीटा ने उस पर हमला कर दिया। अचानक आंटी की चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। अचानक ही कमरे में ट्यूबलाइट फिर से फ्लक्चुएट होने लगी। मैंने आंटी की ओर देखा तो आंटी ज़मीन पर पड़ी हुई थी और चिल्ला रही थी और रीटा उसके ऊपर चढ़ के उसे नोच रही थी, काट रही थी और बड़े बड़े नाखूनों से खरोंच रही थी। फिर मैं अपनी जान बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी और चिल्लाने लगी, खोलो दरवाज़ा खोलो, कोई जल्दी कोई दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ प्लीज़ कोई दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ प्लीज़ कोई दरवाज़ा खोलो। तभी किसी ने कमरे के बाहर से दरवाजे पे ज़ोर से प्रहार किया। दरवाजे पे लगातार प्रहार करने से दरवाजे की कुंडी टूट गई। जैसे ही दरवाजे की कुंडी टूटी और दरवाज़ा खुला, कमरे की लाइट एकदम से नॉर्मल हो गई। मैंने आंटी की तरफ देखा तो रीटा किसी बेजान मुर्दी की तरह आंटी पे पड़ी हुई थी। आंटी जोर जोर से रो रही थी और उसके शरीर पे काटने और खरोंचने के निशान बन गए थे। आंटी के पूरे शरीर पे खून लगा हुआ था। जब रीटा के पापा ने आंटी की ऐसी हालत देखी तो उसने जल्दी से रीटा को एक तरफ हटाया, आंटी को कमरे से बाहर निकाला और मैंने और अंकल ने आंटी को उठाकर कार में बैठाया। फिर मैं भी उसके साथ कार में बैठ गई। तेजी से कार ड्राइव करते हुए रीटा के पापा ने आंटी को नज़दीकी अस्पताल तक पहुंचाया। अस्पताल पहुंचते ही रीटा की मम्मी को आईसीयू में ले जाया गया। डॉक्टर्स ने मुझे और रीटा के पापा को बाहर रुकने के लिए कहा। आंटी को अस्पताल में भर्ती करने के बाद रीटा के पापा ने मुझे मेरे घर तक ड्रॉप कर दिया, फिर वापस अस्पताल चले गए। अगर उस वक्त रीटा के पापा ने सही वक्त पर आकर दरवाज़ा नहीं खोला होता तो मेरी और आंटी की दोनों की जान नहीं बचती। उस घटना के बाद रीटा को पागल खाने भिजवा दिया गया।
उस दिन के बाद मैं रीटा से मिलने फिर कभी नहीं गई और रीटा को भूल गई थी। लेकिन 1 महीने बाद रीटा की मम्मी का मुझे फ़ोन आया। फ़ोन पे रीटा की मम्मी ने मुझे बताया कि रीटा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो तुम्हारा ही नाम ले रही है, क्या तुम अभी इस वक्त रीटा से मिलने आ सकती हो? तो मैंने आंटी से कहा, जी आंटी कोई बात नहीं, मैं अभी आई। दरअसल रीटा ने खाना पीना छोड़ दिया था, इसलिए कमज़ोरी की वजह से रीटा की हालत दिन ब दिन ख़राब होती गई। जब वहाँ के डॉक्टर्स ने पाया कि रीटा अब ठीक नहीं हो सकती और रीटा के पास बहुत कम वक्त बचा है, तभी उन डॉक्टरों ने रीटा के परिवार को फ़ोन करके बताया कि आपकी बेटी के पास बहुत कम वक्त बचा है, अगर आप चाहें तो इसे अपने घर ले जाए और बाकी का वक्त उसके साथ गुजारें। अपनी बेटी के पास वक्त कम होने की वजह से उसके साथ आखिरी वक्त गुजारने के लिए रीटा के मम्मी पापा रीटा को पागल खाने से घर ले आए। जब मैं रीटा के घर पहुंची तो मैंने देखा कि रीटा को आखिरी बार मिलने के लिए उनके सभी रिश्तेदार आए हुए थे। एक कमरे के अंदर रीटा की मम्मी रीटा के पास बैठी हुई थी और उसके पापा भी उसके साथ थे। जब मुझे देखा रीटा की मम्मी ने तो मुझे अपने पास बुलाया। फिर मैं रीटा के पास गई। मुझे देखते रीटा की मम्मी ने कहा, अच्छा किया बेटा तू आ गई, मेरी बेटी कब से तुझे पुकार रही है, तुझे याद कर रही है। हे रीटा, देख देख तेरी सहेली आ गई, देख बेटा देख, आंखें खोल रीटा। रीटा ने धीरे से आंखें खोली और बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, शिल्पा शिल्पा शिल्पा। फिर मैंने रीटा के माथे पे हाथ रखा और उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, रीटा मैं यहीं पर हूँ रीटा। रीटा ने कुटी कुटी आवाज़ में मुझे कहा, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर रीटा हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। रीटा के मम्मी पापा, मैं और आए हुए सभी रिश्तेदार सभी रोने लगे। रीटा मेरी बच्ची, रीटा रीटा। आए हुए रिश्तेदारों में से रिश्तेदारों की औरतों ने रीटा की मम्मी को संभाला और रिश्तेदारों ने रीटा के पापा को संभाला। कुछ रिश्तेदार रीटा की अर्थी सजाने की तैयारी करने लगे और अर्थी का सामान लेके आ गए। रिश्तेदारों की कुछ औरतों ने रीटा को दुल्हन की तरह सजाया, उसको लाल साड़ी का जोड़ा पहनाया। रीटा को तैयार करके उसको अर्थी पे लेटाया गया और कच्चे धागे की रस्सी से उसके शरीर को बांधा गया। इस तरह रीटा की अर्थी तैयार हो गई। जब रिश्तेदार के 4 लोगों ने रीटा की अर्थी शमशान ले जाने के लिए उठाई, उसी वक्त आंटी रीटा का नाम ले लेकर चिल्लाती रही और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। कुछ औरतों ने रीटा की मम्मी को संभाला और कमरे के भीतर ले गई। जब रीटा की अर्थी लेकर मेन गेट तक पहुँचे, तभी देखा कि मेन गेट के बीचों बीच एक काली सी बूढ़ी औरत मेले कुचेले कागज़ में रखा हुआ कुछ खाना खा रही थी। वह बुढ़िया दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। उस बुढ़िया का काला रंग था और उसके सफ़ेद बाल थे और उसके एक हाथ में लाठी थी और एक हाथ में मेला कुचेला झोला था। उसकी हालत देखकर सब लोग समझ गए कि ये बुढ़िया पागल है। रीटा के घर आए हुए रिश्तेदारों में से एक सज्जन व्यक्ति आगे आए। माई, रास्ता छोड़िए, हमें अर्थी लेकर जाना है। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं ला कर देता हूँ, आप रास्ता छोड़िए और एक बाजू बैठिए। जब बुढ़िया ने यह सुना तो थोड़ा सा मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली और फिर से अपना खाना खाने लगी। इतना प्यार से समझाते हुए भी वहाँ से बुढ़िया हिली नहीं। तब वहाँ खड़े हुए सभी लोगों को बहुत गुस्सा आने लगा। तभी भीड़ में से एक रीटा का रिश्तेदार आगे आया और बूढ़ी अम्मा के पास जाके बोला, हे पागल बुढ़िया, उठ यहाँ से और निकल यहाँ से, चल। लेकिन बुढ़िया पे उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ और वह अपना खाना खाती रही। जब रीटा के रिश्तेदार को लगा कि उसकी धमकी का उस बुढ़िया पे कोई असर नहीं हुआ, तब उस रिश्तेदार को और भी गुस्सा आ गया और कहा, तू ऐसे नहीं मानेगी। इतना कहते ही बुढ़िया को उठाने के लिए जैसे वो उसका हाथ पकड़ने के लिए झुका, उसी वक्त बुढ़िया ने अपने मेले कुचेले थैले में से एक धारदार छुरी निकाली
छुरी उसके सामने करके बुढ़िया ने कहा, अगर हाथ लगाया तो चीर के रख दोगी। उस बुढ़िया के हाथ में छुरी देखकर सब लोग बहुत ही डर गए और सब लोग कहने लगे, ये बुढ़िया तो पागल है, पीछे हटो, ये बुढ़िया पागल है, कहीं किसी को मार न दे। जब बुढ़िया ने सुना कि सब लोग उसे पागल कह रहे हैं, तभी बुढ़िया ने सबको कहा, अरे पागल तो तुम लोग हो, पागल। एक जिंदा लड़की को शमशान ले जा रहे हो और मुझे पागल कह रहे हो। बुढ़िया ने अर्थी उठाए और लोगों को छुरी दिखाते हुए कहा, चल नीचे रख इसे। पागल कहीं का, जिंदा लड़की को शमशान ले जा रहा है, नीचे रख वरना घुसेड़ दूंगी मैं। बुढ़िया का ऐसा विकराल रूप देखकर वहाँ आए सभी लोग उनसे डर गए। वो लोग इतने सारे थे, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई बुढ़िया के सामने बोलने की और चुपचाप सब ने अर्थी को नीचे रख दिया। तब तक रीटा की मम्मी भी होश में आ चुकी थी और कुछ औरतों ने उसे बताया, पता नहीं कहाँ से कोई पागल बुढ़िया आई है और अर्थी को भी नहीं ले जाने दे रही है, कह रही है कि ये लड़की जिंदा है। जब रीटा की माँ ने यह शब्द सुना कि लड़की जिंदा है तो उसकी आंखें चमक गई और उस बुढ़िया को देखने के लिए भागी भागी कमरे से बाहर आई और जल्दी से उस बुढ़िया के पास जाके पूछा, मेरी बेटी जिंदा है ना? जिंदा है ना मेरी बेटी जिंदा है ना? तो उस बुढ़िया ने कहा, हाँ जिंदा है तेरी बेटी, रो मत, वो जिंदा ही है। ये लोग पागल है जो उसे शमशान ले जा रहे थे, मैंने रोक लिया उन लोगों को, तू फिक्र मत कर। बुढ़िया ने सबको छुरी दिखाते हुए कहा, अर्थी से दूर हटो, सब दूर हटो अर्थी से। जब सब लोग थोड़ा दूर हट गए तब रीटा के पास जाके उनकी अर्थी के बंधे हुए सारे बंधन उस बुढ़िया ने छुरी से काट दिए। अर्थी के सारे बंधन तोड़कर वो बुढ़िया रीटा के पास जाके ज़मीन पर बैठ गई। वहाँ खड़े सभी लोग बुढ़िया जो कर रही थी वो देख रहे थे, मगर किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। शायद यूँ कहूँ तो ठीक रहेगा, किसी में हिम्मत नहीं थी उस बुढ़िया को रोकने की। पता नहीं क्या है उस बुढ़िया की आवाज़ में, उस बुढ़िया के शब्द में कुछ ऐसी ताकत थी। उस बुढ़िया के कहे गए शब्द किसी हुक्म या आदेश जैसे लगते थे। ऐसे लगता था जैसे बुढ़िया के आदेश का पालन करना ही करना है। तभी उस बुढ़िया ने रीटा के माथे पे हाथ फेरते हुए कहा, ए पागल लड़की, चल उठ, बहुत हो गया तेरा नाटक, बहुत बदमाश हो गई है तू। इतना कहकर उस बुढ़िया ने रीटा का एक हाथ पकड़ा और रीटा के हाथ को जोर से झटका। जैसे ही बुढ़िया ने रीटा का हाथ पकड़कर झटका तभी रीटा की एकदम से आंखें खुल गई। जैसे ही उस बुढ़िया ने रीटा को जिंदा किया, सभी लोग उस बुढ़िया को देखकर हैरान रह गए और सभी लोगों ने उस बुढ़िया को हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ के सभी लोग बूढ़ी अम्मा का जय जयकार करने लगे। जैसे ही रीटा की माँ बुढ़िया के पास आने वाली थी तभी बुढ़िया ने हाथ से इशारा करते हुए रीटा की माँ को उधर ही रोक दिया। रीटा जिंदा तो हो गई थी लेकिन उसके शरीर के अंदर जरा भी जान नहीं थी। रीटा ने आंखें खोलते ही धीमी धीमी आवाज में कहा, पानी 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 पानी। बुढ़िया ने जब सुना कि रीटा पानी मांग रही है तभी बुढ़िया ने अपने मेले कुचेले झोले से एक गंदी सी बोतल निकाली और रीटा को थोड़ा सा पानी पिलाया। रीटा ने जब पानी पिया फिर बुढ़िया ने रीटा से पूछा, भूख लगी है, कुछ खाएगी क्या? हाँ? रीटा ने सर हिला के उस बुढ़िया को हाँ में जवाब दिया। फिर वो बुढ़िया खड़ी हुई और फिर मेन गेट के पास जाके जो वो खा रही थी वो लेकर रीटा के पास आ गई और रीटा से कहा, देख, मैं माँ काली के भंडारे में गई थी, वहीं से ये प्रसाद लाई हूँ और ये प्रसाद मेरा खाया हुआ झूठा है। बोल, मेरा झूठा खाएगी क्या? तभी रीटा की आंखों से आंसू गिर गए और उसने हाँ में सर हिलाया। तभी उस बुढ़िया ने हंसते हुए एक निवाला रीटा को खिलाया। जैसे ही रीटा ने निवाला गले से उतारा तभी चमत्कार हो गया।
रीटा के शरीर के अंदर मानो ऊर्जा का संचार होने लगा हो, क्योंकि रीटा ने जब आंखें खोली थी तब उसके अंदर बोलने तक की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जैसे ही निवाला गले से उतारा तब वो अपने आप उठने की कोशिश करने लगी। फिर बूढ़ी माँ ने उसे सहारा देकर अर्थी पर बिठा दिया। उस बुढ़िया ने रीटा से फिर से पूछा, और खाएगी? तो रीटा ने उस बुढ़िया से कहा, खाऊंगी माँ, खाऊंगी, और दो मुझे माँ, और प्रसाद दो माँ, माँ मुझे और प्रसाद दो। उस बुढ़िया ने हंसते हुए सारा प्रसाद रीटा को दे दिया। तो उस बुढ़िया ने रीटा को प्रसाद देते हुए कहा, खा ले मेरी बच्ची, तुझे जितना प्रसाद खाना हो खा ले। जैसे ही बुढ़िया ने सारा प्रसाद रीटा के हाथ में दे दिया, रीटा मुट्ठी भर भर के उस प्रसाद को खाने लगी और इतनी जल्दी खा रही थी कि मानो कई दिनों के बाद उसको खाना नसीब हुआ हो। जब सारा प्रसाद खत्म हो गया तो नीचे पड़ा हुआ प्रसाद भी रीटा चुन चुन कर खाने लगी। सारा प्रसाद खाने के बाद रीटा इस तरह से तृप्त हुई मानो कई दिनों की भूख आज शांत हो गई हो। रीटा को देखकर लग रहा था जैसे कई दिनों के बाद उसे सुकून मिला हो। फिर रीटा ने बूढ़ी माई के पैर छुए और उनसे कहा, माई आपने मुझे बचा लिया, माई आपने मुझे बचाया है। फिर उस बूढ़ी माँ ने रीटा के सर पे हाथ फेरते हुए कहा, खुश रहे बेटी। ये कहते हुए बूढ़ी माँ चलने लगी और धीरे धीरे करके वो गेट से बाहर चली गई। जब सब लोग उनसे मिलने के लिए उसके पीछे पीछे गए और गेट के बाहर जाके गली में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर रीटा के सभी रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए और मैं भी अपने घर आ गई। फिर कुछ दिन बाद रीटा खुद मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आई। तब मैंने देखा कि रीटा पहले से भी ज़्यादा तंदुरुस्त हो गई थी और अच्छी दिख रही थी। फिर मैंने और रीटा ने बहुत सारी बातें की। बातों बातों में मैंने रीटा से पूछा, रीटा एक बात पूछूं तो बुरा नहीं मानेगी ना? तो रीटा ने कहा, अरे नहीं यार, क्यों बुरा मानोगी, पूछ पूछ। तो मैंने रीटा से कहा, रीटा जब तू मर गई थी उसके बाद तुझे कुछ याद है क्या हुआ था? तो रीटा ने कहा, हाँ मुझे सब याद है, लेकिन तू उस पर विश्वास नहीं करेगी जो मैं तुझे बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं करूँगी यार, बता तो सही क्या हुआ था। तो रीटा ने बताना शुरू किया, तुझे याद है जब मैंने तुझे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था? मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। तो उसने कहा, उस दिन मेरे घर पे सिर्फ जिंदा लोग ही नहीं थे, बहुत सारे प्रेत आत्माएं थी। उसमें एक चुड़ैल थी जो मुझे लेने के लिए आई थी, और एक उसका शायद पति था और एक बच्चा था, और भी कई सारी आत्माएं थी, और वो सब मुझे लेने के लिए वहाँ पर खड़ी थी। लेकिन मैंने उस औरत की आत्मा से कहा, मुझे मेरी फ्रेंड से आखिरी बार मिलने दो, उसके बाद तुम मुझे अपने साथ ले जाना, बस मुझे एक आखिरी बार मेरी दोस्त से मिलने दो। उस औरत की आत्मा ने मुझे तब तक जिंदा रहने दिया जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आई। जैसे ही तुम मुझे मिलने आई मैंने तुमसे माफ़ी मांगी। फिर उस औरत ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचा और मेरी आत्मा को मेरे शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर उस औरत की आत्मा मुझे खींचते हुए घर से बाहर ले जाने लगी और उनके साथ बाकी सभी आत्माएं भी साथ साथ चलने लगी। उस औरत की आत्मा मुझे ऐसे खींच के ले जा रही थी जैसे हवा भरा हुआ गुब्बारा कोई छोटा बच्चा खींच के ले जाता है। धीरे धीरे उस औरत की आत्मा की रफ्तार बढ़ने लगी। वो मुझे खींच के इतनी स्पीड से ले जा रही थी कि मानो नदी, पहाड़, जंगल ये सब तो कुछ ही सेकंड्स में चला जाता था। फिर हम कितनी दूर आ गए ये तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि मैं अपने घर से बहुत दूर चली गई थी। फिर मैं इस दुनिया से दूर शायद प्रेतों की दुनिया में चली गई थी। वहाँ पर हर तरफ अंधकार था और हर तरफ आत्माओं के चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो प्रेत आत्मा फिर भी मुझे लगातार खींचे जा रही थी। तभी मैं अचानक ही रुक गई। जब मैं रुकी तो उस प्रेतात्मा ने मेरी तरफ पीछे मुड़ के देखा
और उस औरत की आत्मा ने मुझे पूरी ताकत से खींचा, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाई। जब हमारे साथ चलने वाले प्रेतों ने देखा कि औरत की आत्मा मुझे खींच नहीं पा रही, तो सभी प्रेतों ने मिलकर मेरे हाथ को पकड़ा और पूरी ताकत से मुझे खींचा, लेकिन मैं 1 इंच भी नहीं हिली। तब जाके मैंने पीछे मुड़ के देखा, तब मैंने पाया कि कहीं दूर से आता हुआ एक लंबा हाथ जिसने मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है, और उसी हाथ की वजह से ये सारे प्रेत मुझे खींच नहीं पा रहे थे। फिर अचानक ही उस हाथ ने मुझे इतनी ज़ोर से झटका कि सारे प्रेतों से छूटकर मैं वापस की ओर खींचने लगी, और मेरी वापस खींचने की रफ्तार इतनी तेज़ थी मानो बंदूक से कोई गोली छूटी हो। जितनी रफ्तार से मैं गई थी उससे कई गुना रफ्तार से मैं वापस लौट रही थी। जब मैं अपने घर तक पहुंची तो सीधा मैं अपने शरीर में किसी चुंबक की तरह खींच गई, और जब मेरी आंखें खुली तो बूढ़ी माई ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। तभी मैं समझ गई ये बूढ़ी माई और कोई नहीं, वो काली माँ थी। और वो काली माई थी जिसने मुझे प्रेतों की दुनिया से खींचकर वापस मुझे अपनी दुनिया में लाई और मुझे जिंदा कर दिया। तभी मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। मुझे हंसता हुआ देख रीटा का चेहरा उतर गया और उसने मुझे कहा, इसलिए मैं तुझे बताने से मना कर रही थी, मुझे पता था मेरी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। रीटा फिर मुझसे नाराज़ होकर अपने घर जाने लगी। तब मैंने रीटा को रोकते हुए कहा, अरे नहीं यार, मैं तेरी कहानी पे नहीं हंस रही, तू बात तो सुन यार, तू खामखा नाराज़ हो गई। तो रीटा ने मुझसे कहा, क्या सुनूं मैं तेरी बात? अब जो मेरे साथ हुआ था वो मैंने तुझे अपनी दोस्त समझ के सारी बातें बताई, तो तूने उसका मजाक उड़ा दिया, उस पे हंस दिया। अब मैं तेरी बात क्या सुनूं बता? मैं फिर से हंसने लगी। सुन सुन मेरी बात सुन, मेरी बात तो सुन। मैं इसलिए हंस रही हूँ, प्रेतात्माओं की दुनिया से तुझे वापस लाने के लिए सिर्फ काली माँ का हाथ आया था, और वो सारे भूत प्रेत तुझे खींच नहीं पाए। अगर सोच, काली माँ खुद आ गई होती तो उन भूतों का क्या होता? यही सोचकर मुझे हंसी आ रही है। मेरी ये बात सुनकर रीटा भी पेट पकड़कर हंसने लगी। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। बोलो जय माँ काली। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही कहानी सुनना चाहते हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का खूब खूब आभार। धन्यवाद।